तो आमिर लियाज राना साहब, एक तो ये सवाल, एक तो इन्फॉर्मेशन है, सुना है आजकल फॉर्मर आर्मी चीफ काफ़ी एंकर्स को जिनसे बातचीत होती है मैसेजेस करके बड़ी क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं कुछ मामलात पर। सो इट मीन्स कि ये एक खदशा है या एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि बात फिर जनरल बाजवा तक भी जाएगी अगर ये आगे बढ़ती है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मैं आमिर रियाज साहब ने काफ़ी चीज़ें उठाई हैं और मैं उनको समअप करने की कोशिश करता हूँ। नंबर वन, जनरल बाजवा का ये भी क्लेम है कि मुझे तो इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों ने ऑफर की थी। तो जो जुल्फी बुखारी की बात आप कह रही थी कि वो ऑफर कर रहे थे फैज हमीद को और उनका नाम बता रहे थे, तो मैं भी वो बड़ी अथेंटिसिटी के साथ बात कर रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ वाली ऑफर की बात। लेकिन मैंने वो भी बात बताई। लेकिन आप जहन में रखें कि जो नवाज शरीफ हैं वो पार्टी के कायद भी हैं और अब सदर हो चुके हुए हैं, उन्हीं के साथ बातचीत हो रही है, वोट भी उनका है। शहबाज शरीफ को तो कुछ भी नहीं है। लिहाजा और जो वजीर आजम हो या उनके करीबी लोग होते हैं, हमेशा मुशावरत उन्हीं के साथ होती है। तो जनरल आसिम मुनीर को 100% मेरिट पे नंबर 1 पोजीशन की वजह से रखा गया। जो मैंने आपको बताई ना, नवाज शरीफ ने जब मशवरे किए कि ये मैंने काम किए, बाजवा को लगाया तो ये हुआ, तो जिनके साथ उन्होंने मशवरे किए मैं भी उनसे मिला था, तो वहां जाके ये बात तय हुई थी कि जी मेरिट ही फिर रखें। जैसे चीफ सुप्रीम कोर्ट में है, नंबर 1 है, उसको आप चीफ जस्टिस बना देते हैं, तो आप ये भी करके देख लें, बजाय इसके कि आप ये ढूंढें कि जी इसमें कैपेसिटी है। कोई फौज जो लेफ्टिनेंट जनरल बना देती है फिर उनके नाम डोजियर में आ जाते हैं जाने वाले आउटगोइंग चीफ जस्टिस की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, तो फिर वो कैपेबल तो समझे जाते हैं ना। ये तो नहीं होता कि जी वो इस काबिल नहीं है, उसके लिए किसी और कैपेबिलिटी को ढूंढने के लिए किसी तीसरे इदारे की तरफ तो नहीं जाना। अब आपकी चॉइस मौजूद है, जो आपको कानून दे रहा है कि आप डिस्क्रिप्शन के तहत उसमें से किसी को चुन लें। तो ये मैं जनरल आसिम मुनीर के हवाले से क्लियर कर दूं। अब बात जो हो रही है ना कि बड़ी अच्छी बात है, हो गया, मैं भी इसका दाई हूं कि होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी, लेकिन इस प्रेस रिलीज का पहला हिस्सा जो है ना वो उनके पर्सनल उस इख्तियार के जाती इस्तेमाल पे है जो उन्हें बतौर डीजीआई था। वो जो भी काम करते थे अपने आर्मी चीफ की इजाजत से करते थे सियासत में, जो 2018 में इन्होंने भी किया, फैज हमीद ने और सब ने किए। लेकिन उन्होंने उस प्रेस रिलीज में उस बात को छोड़ दिया है, वो सिर्फ टॉप सिटी तक रखा है। फिर उन्होंने कहा पोस्ट रिटायरमेंट जो इकदाम किए, अब उसके अंदर बहुत कुछ बोल दिया। वो जानते होंगे क्योंकि वो फैज हमीद के भी उतने ही करीब थे जितने आज वालों के वो करीब हैं। ये उन्हीं का दावा है, मेरा कोई दावा नहीं है किसी के साथ कुर्बत का या किसी के साथ। हम अपने जिन लोगों से मिलते हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मुझे 6 अगस्त 2016 को पता चल गया था कि जनरल राहिल शरीफ को एक्सटेंशन नहीं मिल रही, और मुझसे जितने लोगों ने जो उस वक्त इस काम के लिए ढूंढ रहे थे बात, मैंने सबको एक ही बात कही थी कि जनरल राहिल शरीफ को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। और जनरल राहिल ये भी शरीफ, जरूर बताइएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब आप कभी भी किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे? उसके बाद जनरल बाजवा को मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक्सटेंशन तो उसके बाद जनरल बाजवा को भी मिली। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ बात कर रहे हैं ना, वो उसके साथ मेल नहीं खाती। जो उन्होंने अप्रैल 19 की बात की ना कि मेरे पास आए थे या मैं गया था उनके पास, उस वक्त तो आईएसआई में नहीं थे, आप ध्यान में रखिएगा। जनरल फैज वो आए थे शायद जुलाई में आईएसआई में, और उसके बाद ये सारी बातें जो चीजें होती रही, वो पहला मरहला था उनका डीजीसी होने का। उसके बाद वो लेफ्टिनेंट जनरल होके चले गए थे। जनरल आसिम मुनीर वो आ गए थे यहाँ पे, और वो बता रहे हैं कि मैं मिला। हालांकि हमारे दोस्त सारे फटाफट कह देते हैं कि जी डील थी इसीलिए लंदन चले गए एक्सटेंशन की। वाकयात कुछ और हैं। पहले फखर इमाम ने कौमी असेंबली में एक बिल पेश किया था जजों की उम्र बढ़ाने का, वो था आसिफ सईद खोसा को रिवार्ड देने का। वो नवाज शरीफ से एक साहब मिले थे जाके कि हम चाहते हैं कि आप इन लोगों को ना 3 साल और बढ़ा दें, तो उन्होंने कहा हम वोट नहीं करेंगे, वो बिल खत्म हो गया। 20 अगस्त को इमरान खान ने या 19 अगस्त को जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। ठीक है, सब ने मान ली थी, कोई किस्सा नहीं था। मैंने खोसा साहब का नाम इसलिए लिया कि अब अगली बात में आता है। नवाज शरीफ 19 या 20 नवंबर को लंदन चले गए। 22 नवंबर को अचानक सुप्रीम कोर्ट में आसिफ सईद खोसा साहब ने वो केस टेकअप कर लिया सुओ मोटो के तहत, और 3 दिन इस मुल्क में यूं था जैसे अब मार्शल आएगा, क्या होगा, हैजान होगा। और फिर जब सही मैसेज मिला आसिफ सईद खोसा साहब को, तो वो जनाब केस उन्होंने कहा पार्लियामेंट 6 महीने में तय कर ले। उसके बाद लंदन पहुंचे हुए नवाज शरीफ ने वोट जरूर दिया, लेकिन जब लंदन नवाज शरीफ गए थे, यहाँ सारे लोग प्लेटलेस गिरा रहे हैं, मैं वाइस जर्नलिस्ट के दावे से कहता हूँ कि मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि मुझे ये खबर दी गई है कि उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को ले जाएगा, और वो वही कुछ हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं। जनरल फैज को मुशाहिद हुसैन मिलते हैं, जनरल फैज के यहाँ एक फौतगी हुई थी उनके गांव में, और वो चंद लोगों को उन्होंने घर अंदर छोटे कमरे में बिठाया, और मुशाहिद हुसैन सैयद ने जाके कहा जनरल साहब अच्छा किया आपने नवाज शरीफ साहब को ना बाहर भेज दिया। उन्होंने कहा नहीं हमारी मजबूरी थी, हमने भेजना था।
ये भी किस्सा है, दोनों से पूछ लीजिएगा जाके। रावी मौजूद हैं, मुशाहिद हुसैन, मतलब ये चीजें हैं हमारे यहाँ चलता है ना ये सिस्टम, हम क्या करें। मुशाहिद हुसैन सईद ने मेरे शो में कहा कि उस वक्त इमरान खान को तो पता ही नहीं था कि ये जाने वाले हैं, ये तो एस्टेब्लिशमेंट की और पीएमएलएन की आपस में बातचीत हुई थी। नहीं देखे ना, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, मैं जो उनकी बातचीत थी अपनी है, मैं तो अपनी खबर पे खड़ा हूँ ना, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मुझे पता है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की क्या गुफ्तगू हुई थी नैब में जब ये एम्बुलेंस लेके पहुंचे थे वहां, क्या कितनी देर के बाद नवाज शरीफ उठे थे। मुझे पता है अगले दिन दोपहर को खाने पे, मैंने अगले दिन शो में अबसार आलम की मौजूदगी में कहा कि अबसार आप खाने में मौजूद थे नवाज शरीफ के साथ हॉस्पिटल में, मुझे वो भी पता है कि वहाँ क्या गुफ्तगू हुई थी, लेकिन वो मैं अभी अपने लिए रख रहा हूँ वो बातचीत, वो बाद की बात है। जितने कहानियां बेचते रहे, मुझे बताएं कि ये शेरी मदारी क्यों रोई, यास्मीन राशिद ने क्यों रिपोर्ट दी, इमरान खान को पता नहीं था जिसने डॉक्टर फैसल को शौकत खानम से डाला उस कमेटी में और उसने कहा हाँ प्लेटलेट्स गिर गए हैं, सारों को पता था। ये सब ड्रामेबाजियां हैं। Okay, this is all a lot of information. So आमिर ज़िया साहब, ये इसके आगे अगर थोड़ा सा हम चलते हैं तो ये लगता है ये तो चलते ही रही हैं मामलात ऐसे। जो बात की जा रही है जनरल फैज़ की, उसके साथ ही हमने जनरल बाजवा की भी बात कर ली, लेकिन जो धरना लेकर आए थे आपको याद होगा नवंबर के शुरू में पीटीआई के बानी, सो फिर अब उसके भी कोई कनेक्शन जोड़ता है इस तैनाती के साथ? ये मतलब है कि अब तो वो वाला जुमला था ना कि रिटायरमेंट के बाद भी वो बहुत सारी कामों में मुलविस रहे और मतलब उससे पहले भी दायरे क्यों वो है, तो वो चीज़ें भी पर्दे राज में भी तो ज़्यादा जो एक हमें पता है वो तो टॉप सिटी वाला मामला पता है। उसके अलावा यकीनन ये तमाम चीज़ें जो है ताने बाने बनाए जा सकते हैं, होंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता है देखिए ना, ये कोई नई बात तो नहीं है हमारी। अब तो मतलब है बेशक फौज का स्टांस बाजवा साहब के दौर में ये था कि जी हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अमलन तो काफी कुछ उनका लेना देना था, पता चल रहा है, सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो जाहिर है कि उसमें जब इनका लेना देना है तो, और जाहिर है कि वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो आपकी कानूनी जिम्मेदारी से आप तजावुज कर रहे हैं ना, और उसमें अब उसका हिसाब हो रहा है, और वो हिसाब हो रहा है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। और वो मगर मैं फिर आपको वही बात दोहराऊंगा कि वहां पर कोई भी इंडिविजुअल एक्ट नहीं होता, वहाँ पर बहुत सारी चीजें जब होती है तो इदारा तय करता है कि जी ये चीज जो है इदारे का कोई जो सरबराह होते हैं या उसके साथ जो मुशावरत में लोग होते हैं, बट विद योर एक्सपीरियंस आपको लगता है ये बातें खुलेंगी या बस थोड़ी बहुत सामने आके फिर बंद हो जाएंगी? देखिए अब मैंने फिर अर्ज किया कि पेंडोरास बॉक्स खुल गया है, और अगर फैज हमीद साहब को अगर वो करेंगे तो फैज हमीद अपने दिफा में यकीनन और नाम भी जो है वो देंगे अपने, बिल्कुल उनको एक लॉजिकल सी बात लगती है। तो फिर कहाँ पे रुकती है ज़ाहिर, लेकिन ज़ाहिर उसकी कोर्ट की जो भी वहाँ पर मार्शल कोर्ट की वो पब्लिक तो होती नहीं है, सारी जो चीज़ें होती हैं जो वो ये सब चीज़ें कर रहे होंगे तो यकीनन फिर मुझे लगता है कि और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके लिए उसके अपने एक खतरात होंगे। जब आप बहुत ज़्यादा इदारे को एक्सपोज करते हैं तो उसकी एक अपनी एक डायनेमिक्स होती हैं, तो मुझे नहीं पता कि चीज़ें कहाँ जाके रुकेंगी, क्योंकि पाकिस्तान एक अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर जा रहा है इस वक्त, और लगता है लोगों को कि जी बिल्कुल हुकूमत को लगता है कि हर चीज़ पर उनकी गिरफ्त मजबूत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं एकदम हो जाती हैं, और बहुत सारी फॉल्ट लाइन पाकिस्तान में काम कर रही हैं। तो अगर आप मजमूई तौर पर देखें कि यहाँ पर सियासी अदम इस्तेकाम है, माशी चैलेंजेस हैं, यहाँ पर आपको सुबाइयत का बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है बाज़ जगहों के ऊपर चीज़ें ना, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जमा हो रही हैं। और उसमें फिर ये चीज़ भी हो रही है कि आपका जो इदारा जिसको हम समझते थे कि जी फ्लॉलेस है, बज़ाहिर उसका जो एक इमेज था, उसके अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे हैं फरिया साहिबा, और हम सबको बतौर पाकिस्तानी फिक्रमंद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब है खुशी के ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। जी आई एग्री, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हुई है। माजी की जो बातें हैं वो इसलिए भी सुननी चाहिए या उनकी हक़ाइक़ इसलिए भी पता चलने चाहिए कि आपको अपने मुस्तक़बिल का तयन करना है और ये अदा करना है कि जो हमसे माजी में गलतियाँ हुई वो दोबारा नहीं करनी। अगर इस नीयत के साथ आप एहतसाब करें या इस नीयत के साथ आप एक रिफ्लेक्शन करें तो फिर कौमें आगे बढ़ती हैं। हैविंग सेड दैट, 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे पाकिस्तान को। बार बार मैं कहती हूँ कि आज़ादी एक ऐसी नेमत है जिसकी कदर कीजिए। पाकिस्तान में बहुत सारी, अभी हमने डिस्कशन की, बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं, बहुत मसाइल हैं, लेकिन ये हमारा अपना मुल्क है, ये हमारा है, और इससे बड़ी कोई प्यारी बात नहीं है जो ओनरशिप आपको ये देता है, जो मोहब्बत आपको ये देता है। मगर ये भी याद रखिए कि अपने मुल्क से जब हम बहुत कुछ मांगते हैं तो हम अपने मुल्क को देते क्या हैं, हमारा कौमी फरीज़ा क्या है, बहैसियत कौम हम क्या एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं,
ये सवाल भी हमें ज़रूर पूछना चाहिए। लेकिन इट्स अ डे टू सेलिब्रेट, ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए। नेगेटिविटी तो चलती रहती है, आज के दिन पॉजिटिव अप्रोच के साथ गो एंड एंजॉय योर डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। पाकिस्तान जिंदाबाद।